नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं में पहली सिंचाई किस अवस्था पे दी जाए और उसके साथ किस मात्रा में पानी दिया जाए और उसके साथ कौन फर्टिलाइजर देना है या नहीं देना है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि गेहूं में कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती है जिन पे सिंचाई देना बहुत ही लाभदायक होता है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांतिक अवस्था है वो है CRI, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें जो क्राउन रूट है वो बनती है और वो रूट होती है वो ही टिलर प्रोडक्शन को इनिशिएट करती है। उन रूट से ही टिलर प्रोडक्शन होता है जिससे अल्टीमेट यील्ड बढ़ती है। तो ये जो अवस्था है सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है और माना जाता है कि अगर किसान के पास एक ही इरिगेशन जितना वाटर अवेलेबल है तो वो इसी अवस्था पे करनी चाहिए क्योंकि ये ही यील्ड को डिटरमाइन करती है। इसके अलावा इसकी कुछ अवस्थाएं और है जो महत्वपूर्ण है जिसमें जिसको हम एक शॉर्ट टर्म जिसका हमने कीवर्ड यूज करते हैं जनरली उसको CTJ FMD बोला जाता है, यानी कि CRI, टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लोरिंग, मिल्किंग और डफ स्टेज। तो ये जो 6 अवस्थाएं हैं क्रांतिक मानी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रांतिक है वो CRI को माना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि CRI होती क्या है। तो हम इसके लिए एक प्लांट अप्रूव करेंगे। तो ये लगभग 10 दिन का पौधा है जो कि जर्मिनेट हुआ है और ये इसमें जो परमानेंट रूट सिस्टम नहीं है, ये इसका जो टेम्पररी रूट सिस्टम बोला जाता है जिसे, वो रूट सिस्टम है। लेकिन जैसे ही ये प्लांट बड़ा होएगा तो अभी हम एक बड़े प्लांट के बारे में देखेंगे। तो ये बड़ा पौधा है और ये लगभग 1 महीने की फसल हो चुकी है, 1 महीने से भी 1-2 दिन ऊपर ही हो गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पौधा है जो पहले सिर्फ एक सिंगल टिलर के रूप में जर्मिनेट हुआ था, अब ये पौधा है ये यहाँ से जर्मिनेट हुआ था। ये इसकी जो रूट है इसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है, ये रूट धीरे धीरे खत्म हो जाती है और ये जो एक क्राउन आप देख पा रहे होंगे, क्राउन का आकार बन गया है ऊपर और ये ही परमानेंट रूट सिस्टम इसका होता है जो CRI जिसे CRI बोला जाता है, क्राउन रूट इनिशिएशन। तो लगभग ये जब 20 दिन का था तब ये 20-22 CRI को वैसे 21 दिन जो होता है वो क्रिटिकल स्टेज होती है, लेकिन 20 से 25 दिन तक इसमें ये कभी भी हो सकती है। तो लगभग 20 से 25 दिन के बीच में जो पहली इरिगेशन होती है वो इसीलिए देना आवश्यक होता है कि क्योंकि ये रूट्स उस टाइम बनती रहती है। आप देख पा रहे होंगे कुछ रूट्स अभी भी निकल रही है, इसमें से बहुत छोटी छोटी रूट्स है, तो उस टाइम ये बनती है और ये जो रूट होती है इनसे ही आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टीलर्स है, ये जो कल्ले जिनको कल्ले बोलते हैं, और इन कल्लों पे ही एक एक जितने कल्ले बनेंगे उतनी ही ज़्यादा बालियाँ आएगी। तो उस टाइम पे अगर हम इरिगेशन देते हैं तो अच्छे कल्ले बनते हैं और ये कल्ले डिटरमाइन करते हैं इसकी गेहूं की उपज को। तो ये जरूरी है इस टाइम पे इरिगेशन देना, इसलिए इस टाइम पे जो पहली इरिगेशन है वो देना जरूरी होता है। तो अब हम बात करेंगे कि CRI स्टेज पे इरिगेशन कैसे देनी है, इसके साथ में कौन सा हम फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो फॉस्फोरस है और पोटास है वो हम बेसल दे देते हैं, और तो नाइट्रोजन जो होता है उसके लीचिंग लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसको हम जो स्प्लिट में डिवाइड करते हैं उसको 2-3 बार में हम देते हैं। तो जो ये पहली अवस्था है जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, इसको हम फर्टिलाइजर के लिए भी क्रांतिक मान सकते हैं क्योंकि इस समय जो रूट बन रही है, टिलर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं इस समय। तो इस समय पौधे को जरूरत है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन को और टिलर्स बनाने में मदद करेगा, तो हम इस समय फर्टिलाइजर भी दें। लेकिन बात यह है कि हम फर्टिलाइजर इरिगेशन से पहले दें या इरिगेशन के बाद दें, तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो नॉर्मल इरिगेशन करते हैं अगर वो करते हैं तो उस समय हमें जरूरत है कि हम नाइट्रोजन को इरिगेशन के पहले दें। यानी कि हम खेत में अगर पानी ज्यादा नहीं भर रहे तो उस समय हमें यूरिया जो देना है वो उसको इरिगेशन से पहले ही देना है। लेकिन अगर हम खेत में ज्यादा पानी भर रहे हैं, ज्यादा जो फ्लड दे रहे हैं, तो उसमें नाइट्रोजन का लॉस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन को इरिगेशन के बाद दे, फ्लड इरिगेशन अगर दे रहे हैं तो। इसके साथ अब हम बात करेंगे कि कितनी मात्रा में नाइट्रोजन दे। तो नाइट्रोजन लगभग 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि लगभग 45 किलो यूरिया हम इसमें फर्स्ट इरिगेशन में दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो किसान है तो वो नाइट्रोजन के साथ साथ जो पोटास और फॉस्फोरस जो होता है वो भी फर्स्ट इरिगेशन के साथ ही देना चाहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बेसल में नहीं दे पाता। तो क्योंकि जो फॉस्फोरस और पोटास है वो मृदा में जो घुलनशील कम होते हैं, वो अब एक ही जगह पड़े रहते हैं, वो वेरी नहीं करते। और ये जो रूट होती है जो क्राउन रूट होती है, ये मृदा से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही नीचे होती है। तो इस समय अगर
फॉस्फोरस और पोटास देते हैं गेहूं को, तो वो रूट से एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके बाद अगर हम देंगे तो वो मृदा में ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो यूज नहीं आएगा। हालांकि बेसल जितना फायदा नहीं देगा वो, लेकिन फिर भी फॉस्फोरस और पोटास एब्जॉर्ब कर सकता है पौधा इस अवस्था, इसके बाद वो नहीं कर पाएगा।